चलिए, ये तो बात रही 12 राशियों के राशिफल की। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे कि गृह प्रवेश कब और कैसे करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपके सितारे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो आइए बात कर लेते हैं, कब करें नए घर में प्रवेश, कैसे जानें कि आपका नया घर शुभ होगा या फिर अशुभ, यानी कि आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन तिथियों में, किन नक्षत्रों में, किस मास में आपको अपने नए घर में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा हमारे बहुत सारे दर्शकों ने पूछा कि आचार्य जी आप हमें जानकारी दें कि किन तिथियों में, किन विशेष मुहूर्त में हम अपने नए घर का गृह प्रवेश या वास्तु पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी आज बताने वाला हूं कि यदि आप अपना नया घर बना रहे हैं या नया कोई फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो आप ये कैसे जानें कि ये जो नया घर आपके लिए होगा, आपका जो ये सपनों का घर होगा, ये आपके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा। इसके लिए हमारे वास्तुशास्त्र में और ज्योतिष के शास्त्रों में विशेष सूत्र, विशेष इसके फॉर्मूले बताए गए हैं। वो ही गुप्त फॉर्मूला आज मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूं। तो बहुत सावधानी के साथ इस फॉर्मूले को सुनिएगा, समझिएगा और लिख करके अपने रिकॉर्ड में कहीं रख लीजिएगा। भविष्य में जब भी आप कभी या आपके परिवार में आपकी संतान संतति कभी अपना नया घर बनाए, तो इस फॉर्मूले को यदि आप अपने ध्यान में रखेंगे तो समझ लीजिए कि जीवन में आपको कभी भी धन हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अगर इस फॉर्मूले, इस सिद्धांत के आधार पर अपना घर बनाते हैं तो आपको निरंतर अपने घर में अपार लक्ष्मी और समृद्धि मिलती रहेगी, आपको धन हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि किन तिथियों में, किन विशेष मुहूर्त में आपको नए घर में प्रवेश करना चाहिए, यानी आप गृह प्रवेश कब करें। नए घर में प्रवेश जब करना चाहिए उसके लिए सबसे प्रमुख होता है उत्तरायण सूर्य, यानी उत्तरायण सूर्य में यदि वास्तु पूजन करके ही आप गृह प्रवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलता है। उसके पहले वास्तु शांति और वास्तु देवता का जो मंत्र होता है, जो ऋग्वेद में जो वास्तु देवता का मंत्र बताया गया है, उस मंत्र का किसी भी व्यक्ति को यथाशक्ति जाप करा लेना चाहिए। यह जो मंत्र है वह है वास्तुस्पति प्रतिजान स्मान स्वावेशा अन्मीवो भवानः यत्वे महे प्रति तन्नायुष सुसन्नो भवद्विपदे शन चतुष्पदे। ये सभी ज्योतिषियों को, सभी वास्तुशास्त्रियों को, सभी कर्मकांडियों को यह वास्तु देवता का मंत्र ज्ञात होता है, मालूम होता है। ये एकमात्र मंत्र है वास्तु शांति के लिए, वास्तु के देवता का जप करने के लिए जो प्रयोग में लिया जाता है। तो इस विशेष मंत्र का जाप आपको करा लेना चाहिए। ये ऋग्वेद की ऋचा है, इसका जाप अगर आप अपने घर में कराते हैं तो वास्तु को ये बहुत ज्यादा तरीके से शुभता प्रदान करता है। उसके आगे बढ़ते हैं। शास्त्रानुसार गृह प्रवेश करने के लिए माघ का महीना, फागुन का महीना, वैशाख और जेठ का महीना जो है सबसे ज्यादा शुभ बताए गए हैं। माघ के महीने में गृह प्रवेश करने वाले व्यक्ति को जो घर होता है वह धन लाभ देता है, यानी अगर आप माघ के महीने में गृह प्रवेश करते हैं तो आपको धन लाभ मिलता है। जो व्यक्ति अपने नए घर में फागुन मास में वास्तु पूजा करता है और उसके बाद गृह प्रवेश करता है तो उससे पुत्र, पौत्र और धन तीनों की प्राप्ति होती है। चैत्र मास में नवीन घर में प्रवेश करने के लिए जब कोई व्यक्ति जाता है, पूजा पाठ करता है, तो उससे धन का अपव्यय सहना पड़ता है। यानी चैत्र मास में वर्जना बताई गई है, त्याग करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत अपरिहार्य हो, बहुत इमरजेंसी हो, उसके बाद आपको कोई ऐसी परिस्थिति बन रही हो कि उसके बाद आप नहीं कर सकते हो, तो कुछ विशेष तिथियों में, विशेष मुहूर्त में ही आप चैत्र मास में गृह प्रवेश कर सकते हैं। उसके आगे गृह प्रवेश वैशाख मास में करने वाले लोगों को धन धान्य की कमी जीवन में कभी नहीं रहती। आपके जीवन में कभी धन और धान्य की कमी, आपको अन्न और भोजन की कमी जीवन में कभी भी सामने नहीं देखनी पड़ेगी। जो व्यक्ति पशुओं एवं पुत्र का संयोग चाहता हो, सुख चाहता हो, आप यदि अपने घर में पशु पालते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पशुधन में निरंतर वृद्धि होती रहे, आपके पुत्र धन में निरंतर वृद्धि होती रहे, ऐसे व्यक्ति को अपने नए मकान में ज्येष्ठ मास में वास्तु पूजन करके गृह प्रवेश करना चाहिए। यह आपके लिए हर प्रकार से शुभ होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि तक वास्तु अनुसार गृह प्रवेश करना वंश वृद्धिदायक माना गया है। धनु एवं मीन राशि के सूर्य यानी कि मलमास में भी अगर नए मकान में आप प्रवेश करना चाहें
तो यह वर्जित होता है मलमास यानी अधिक मास में, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। ये पूरा 1 महीने का समय ये जो है शुभ कार्यों के लिए, खासतौर पर गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि के किसी भी मांगलिक कार्य के लिए वर्जित बताया गया। इसमें सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा आराधना ही की जा सकती है। जिस मकान का द्वार दक्षिण दिशा में हो, यानी अगर आपका घर जो है वो साउथ फेसिंग है, तो ऐसी स्थिति में गृह प्रवेश आपको प्रतिपदा की तिथि में यानी एकम की तिथि में, षष्ठी तिथि, षष्ठ तिथि में और उसके बाद 11 यानी एकादशी की तिथि में करना चाहिए। ये तिथियां इस दक्षिण दिशा के गृह में प्रवेश हेतु बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। द्विज यानी द्वितीया तिथि में, सप्तमी तिथि को पश्चिम दिशा के पश्चिम मुखी गृह में आप प्रवेश कर सकते हैं। पश्चिम दिशा के द्वार के गृह प्रवेश के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। यदि हम अपने पुराने भवन का जीर्णाधार करना चाहते हैं, यानी अपने पुराने घर को दोबारा से गिरा करके रिनोवेट करना चाहते हैं, जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, दोबारा बनवाना चाहते हैं, तो उसमें गृह प्रवेश करना है अगर आपको, तो अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी अच्छी सी तिथि देख करके आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे मकानों में जहां रिनोवेशन किया गया हो, जीर्णोद्धार किया गया हो, वहां पर सिर्फ वास्तु पूजन ही पर्याप्त होता है। पुनः एक बार गृह प्रवेश की आवश्यकता नहीं है। अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, शास्त्रों की बाध्यता नहीं है। तिथियों के अनुसार गृह प्रवेश करना ऐसे घरों में कोई बहुत आवश्यक नहीं होता। ये तो बात रही कि किस परिस्थिति में आपको किन किन तिथियों में गृह प्रवेश करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कैसे आपको ये पता चले कि आप जिस नए घर को बहुत मन से बना रहे हैं, आपने बहुत उम्मीदों से अपना ये आशियाना बनाया है, सजाया है, ये आपके लिए शुभ रहने वाला है या अशुभ। और ये सिद्धांत जो है वो आपके अपने प्लॉट को लेकर के घर बनाने पर भी लागू होता है, और अगर आप कोई बना बनाया फ्लैट खरीद रहे हैं, सोसाइटी में फ्लैट खरीद रहे हैं, उस पर भी ये फॉर्मूला उतना ही लागू होगा, उतना ही कारगर होगा जितना कि एक अपने इंडिपेंडेंट घर पे अपने एक फ्लोर पर बनाया गया हो। नया घर बनाने या नया फ्लैट लेने से पहले यह जान लेना नितांत आवश्यक है कि वह घर आपके लिए उन्नति कारक होगा या नहीं। इस हेतु घर की आय और व्यय की गणना हमारे धर्मशास्त्रों में करना बहुत आवश्यक बताया गया है। किस प्रकार से की जाती है आय और व्यय की गणना, आइए इसका बहुत प्रमुख सूत्र, इसका एक मेन फॉर्मूला जो प्रमुख सिद्धांत है वास्तुशास्त्र का, वो मैं आज आपको उजागर करने जा रहा हूं। सबसे पहले जानेंगे कि आय की गणना, आपकी इनकम कितनी रहेगी, ये कैलकुलेट कैसे करना है कि इस नए घर में जाने के बाद आपकी इनकम जितनी अभी है उतनी रहेगी, उससे कम होगी या उससे बढ़ जाएगी, ये जान लेना बहुत आवश्यक होता है। आपको सबसे पहले ही करना है कि घर का क्षेत्रफल निकालना, यानी घर की एरिया को जान लेना है। स्क्वायर फीट में आपको घर का एरिया निकाल लेना है। इस क्षेत्रफल को आपको 8 से भाग देना है, यानी 8 से आपको डिवाइड कर देना है, जो भी टोटल स्क्वायर फीट आता है। जो संख्या बाकी रह जाए, यानी जो रिमाइंडर आपके पास बचता हो, उसे आपको आय समझना है। यदि बाकी रही संख्या 1, 3, 5 और 7 है, तो घर ये जो आप बना रहे हैं आपके लिए समृद्धिदायक रहेगा। वहीं अगर आपके पास रिमाइंडर बचता है 0 यानी 0, 2, 4, 6, 8 अगर बच रहा हो, तो घर आपके लिए बहुत अशुभ होगा और निरंतर आपके अपने धन में, आपकी अपनी भी जो सेविंग होगी उसमें भी कमी होगी और आपकी इनकम भी धीरे धीरे फिर घटती जाएगी। ऐसे घर में आपको करना यह होता है कि आप अपने बिल्डअप एरिया में थोड़ा सा परिवर्तन कर लें और उसके जो स्क्वायर फीट है उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे और उसके अनुसार वो चेंजेस करके आप अपने आय को शुभ बना सकते हैं और इसका तालमेल बहुत अच्छे तरीके से स्थापित किया जा सकता है। तो ये तो रही बात इनकम कैलकुलेट करने की। अब जानते हैं कि एक्सपेंसेस यानी व्यय कैसे आप कैलकुलेट करें। व्यय कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। घर के क्षेत्रफल को 8 से आपको गुणा कर देना, यानी टोटल एरिया को आपको मल्टीप्लाई करना है 8 से और उसके बाद 27 से 27 से आपको उसे डिवाइड कर देना है, यानी 27 से भाग देना है। यह संख्या घर का नक्षत्र बता देगी। इस नक्षत्र से आप जान सकते हैं कि गृह स्वामी का नक्षत्र क्या है और गृह का नक्षत्र क्या है, इसमें आपस में कितने तालमेल बन रहे हैं। अगर उसमें आपस में कोई तालमेल ना बने, उसके अनुसार आप पूजा पाठ करा करके अपने घर को अपने अनुसार सुख और समृद्धि का एक स्थान बना सकते हैं। और वह जो नक्षत्र की संख्या आई है, जो आपके पास संख्या बची है, इस संख्या को यदि आप 8 से भाग दे दें तो जो शेष संख्या बचेगी, जो आपके हाथ में रिमाइंडर बचेगा, वो आपका व्यय कहलाएगा। यदि आय की संख्या व्यय की संख्या से अधिक है तो आपका घर समझ लीजिए शुभ माना जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा दिख रही है, आपके खर्चे कम हैं, तो आपकी आय ज्यादा होगी और खर्चे कम होंगे। और यदि आय और व्यय बराबर हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी जितनी इनकम होगी उतने खर्चे होंगे, या फिर आय और व्यय से कम है तो आप समझ लीजिए कि कदापि आपको यह घर उन्नति नहीं देगा। आप जितना कमाएंगे उससे ज्यादा आप खर्च कर देंगे, दिनों दिन आप नीचे गिरते चले जाएंगे। ऐसे घर में परिवर्तन कर लेना नितांत आवश्यक होता है।
अब आइए आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं समझा दूं कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। ये आपको आपकी समझ के लिए और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एक घर का समझ लीजिए कि क्षेत्रफल 997 वर्ग फीट है, यानी 997 स्क्वायर फीट एक घर का एरिया है। इसकी आय की गणना किस प्रकार से करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। 997 का आपको भाग 8 से करना है और उसके बाद आपको शेष बचेगा 5। आप इसको अपने हाथ से कर सकते हैं। 997 का आप भाग दे दीजिए 8 से, आपके हाथ में 5 बच जाएगा। 5 विषम संख्या है जो आय के मायने में बहुत शुभ बताई गई है। तो आइए अब जानते हैं व्यय की गणना किस प्रकार करनी है। क्षेत्रफल रहा 997 वर्ग फीट। 997 वर्ग फीट को आपको गुणा करना है 8 से, तो जो आपके पास कुल संख्या आती है वो आती है 7976। 7976 को आपको 27 से भाग देना है, जिसमें 11 बचेगा शेष। 11 जो है वह नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी का, यानी 11 संख्या जो आती है वो पूर्वा फाल्गुनी का क्रम है। 11वें नंबर पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो आपके घर का जो नक्षत्र हुआ वह पूर्वा फाल्गुनी हो गया। और इसी 11 को आपको पुनः 8 से भाग दे देना है। आपके हाथ में बचा शेष 3। तो अब आप यहां देख सकते हैं, यहां पर आय जो है वह व्यय को अगर आप कंपेयर करें तो आय व्यय जो है, आय अधिक है व्यय से। तो आपका ये जो घर होगा वो आपको खूब धन देगा, खूब अच्छे से समृद्धि देगा। तो घर बनाने से पहले इन सारी बातों का विचार कर लेना बहुत आवश्यक है, ताकि आप अपने नए घर में जाएं तो आपके जीवन में खुशियां आए और समृद्धि निरंतर आगे बढ़ती रहे। तो चलिए, ये तो रहा आज का महाउपाय। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।